हाय फ्रेंड, मैथ में भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सबों के लिए क्लास 10th की आर्ट्स पेपर यानी कि उस बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स का एक वीडियो लेकर आए हैं जो आज आपका एक्सरसाइज 1 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था बुक का नाम। और उसमें मेरा पहला एक्सरसाइज है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास, इकोनॉमी एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट, उनके विकास का इतिहास, इनके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहली बात, इस बुक है हमारी अर्थव्यवस्था, इसमें से हमारा एक्सरसाइज का नाम है अर्थव्यवस्था और इनके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था कहते किसको है। तो सबसे पहली बात हमें जानना है कि अर्थव्यवस्था है क्या इकोनॉमिक्स। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन समूह जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दैट मीन्स आजीविका चलाने के लिए जो लोग कार्य करते हैं उसी सभी कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। सिंपल सा बात, यानी कि इनका कहना है आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन यानी ऐसा समूह जिसके अंतर्गत क्या करते हैं लोग अपनी आजीविका यानी अपनी जिंदगी जीने के लिए, आजीविका मतलब अपना जीवन यापन करने की व्यवस्था के लिए जो भी कार्य करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। सिंपल भाषा में समझिए, आखिर आर्थिक क्रिया क्या होता है। वे सारे काम, हम जो भी काम करते हो अपने लाइफ का, वे सारे काम जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, यानी कि बोल सकते हैं आय की प्राप्ति होती है, वे सारे क्रियाकलाप जिनके द्वारा हम धन अर्जन कर सकते हैं वो होते हैं आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रियाओं, वे सारे क्रियाएं जिससे हम धन अर्जन करते हैं, उनका ऐसा संगठन जिनके अंतर्गत लोग कार्य करके यानी जिनके अंतर्गत लोग काम करके क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं, आजीविका चलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। तो आपके एग्जाम में क्लास 10th में आता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, इकोनॉमी होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, तो ऐसे आंसर ऐसे देना है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिनके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी आजीविका चलाने के लिए कार्यों का एक संगठन है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट हम बोले कि ये आर्थिक क्रिया क्या है, तो हम इसके बारे में तो आपको बताएं कि आर्थिक क्रिया वे सारे क्रिया, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इनके अंदर में हमको ये जानना है आर्थिक क्रिया होता है क्या। तो वे सभी क्रिया यानी कार्य जो हम करते हैं जिनसे हमें धन की प्राप्ति होता है, धन की प्राप्ति होती है। जैसे कि मान लीजिए हम एक शिक्षक हैं तो हमारा धन प्राप्ति करने का कार्य पढ़ाना हुआ, यानी कि पढ़ा के हम करते हैं, तो ये हमारा आर्थिक क्रिया हुआ। एक एक्टर है, उनका कार्य है फिल्म बनाना, तो उनका क्रिया हुआ, आर्थिक कार्य हुआ, यानी कि जिनके द्वारा वो धन कमा रहा है। एक दुकानदार है, वो दुकान खोल के, दुकान सामान बेच के अपना धन अर्जन कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि उनका जो कार्य है धन कमाने का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। इसका मतलब है आर्थिक शब्द, सिंपल सा बात है कि आर्थिक शब्द जहां मिल जाए वहां समझिए धन का चर्चा हो रहा है ना। आर्थिक का मतलब धन, अर्थ का मतलब धन, हम लोग अर्थ बोलते हैं ना, संस्कृत में अर्थ शब्द आता है, ये अर्थ का मतलब मीनिंग नहीं समझना है ना। तो अर्थ जो है अर्थव्यवस्था का अब डिफिनेशन छोड़िए, आर्थिक क्रिया में हम देख लेते थोड़ा सा। कृषि हो गया, उद्योग, हम बोले कोई भी कार्य हो सकता है, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सारे कार्य जो हैं आर्थिक कार्य के अंतर्गत। कृषि करके भी तो हम आय कमाते, किसान कैसे पैसा कमाता है, कृषि करता है ना, अनाज बेच के ना, कृषि करके ना। तो उसका मतलब हुआ उद्योग चला के, बिजनेसमैन उद्योग करता है, व्यापारी व्यापार बेच के सामान का बिजनेस व्यापार करता है, बैंकिंग सेक्टर, बीमा, परिवहन, संचार, ये सारा आर्थिक क्रिया हुआ। यानी कि आर्थिक क्रिया जरूरी नहीं कितना ही होगा, जो कार्य करके हम धन संभालें, कोई भी काम हो जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि आर्थिक क्रिया। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। आपके क्लास 10th की इस बुक में दो अर्थशास्त्री का डिफिनेशन को माना गया है, जो कि हम देखिए ध्यान से, एक बात याद रखना है कि हमें जो आर्ट्स पेपर पढ़नी है ना, वो ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक को फॉलो नहीं करना है, हम आपको एक बात बता रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा कि बच्चे क्या करते हैं आर्ट्स पेपर के लिए, खास करके हमारे एरिया के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि हम ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाते हैं, राजहंस क्लासेस गिद्धवास में, जो कि लगभग दो या ढाई वर्ष से चल रहा है क्लास।
तो हम इस एरिया में ये देखते हैं कि बच्चे ना तो साइंस ढंग से पढ़ पाते हैं, ना ही आर्ट्स पेपर बढ़िया से पढ़ पाते हैं। वो गैस पेपर के सहारे, यानी कि एक बैसाखी पकड़ा दिया जाता आर्ट्स पेपर का, यानी कि गैस पेपर का, जिसको बच्चे रटते रहते दिन रात एक कर देते हैं और मार्क्स आता है कुछ नहीं। तो बस आपको ये नहीं करना है कि गैस पेपर के चक्कर में पड़ जाना। आपको हम बोलते हैं बुक लाइए, एनसीईआरटी पूरा पढ़िए, जितना गैस पेपर पढ़ते उतना बुक पढ़िए, नॉलेज बढ़ेगा, बुक पढ़िए, डेवलप होगा माइंड। तो चलते हैं अर्थव्यवस्था का परिभाषा को हम देखते हैं कि इसमें हमारे बुक के अंदर दो अर्थशास्त्री का वर्णन किया गया है, जिसमें कि पहला है आर्थर लेविस, दूसरा ब्राउन। अब आर्थर लेविस ने अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या दिया, क्या कहा अर्थव्यवस्था के बारे में, चलिए वो देखते हैं। उनका कहना था अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, यहां ध्यान से समझिएगा, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अब राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार कैसा, तो राष्ट्र जो भी कार्य करता है, राष्ट्र के अंदर जो भी कार्य होता है उनसे संबंधित। तो इनका मतलब वह अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, दैट मीन्स पूर्ति के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। इनका मतलब हुआ कि मानव की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए, मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि मतलब पूर्ति के लिए राष्ट्र जो है अपने संसाधन का जो प्रयोग जिस तरह से करते हैं, यानी कि जिस रूप से करते हैं, वही सारे हो गए क्या, अर्थव्यवस्था। ये कहना था आर्थर लेविस का। अर्थात अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, यानी राष्ट्र के सभी क्रियाकलाप, वे सारे क्रियाकलाप जिनके द्वारा वो राष्ट्र के अंदर निवास कर रहे मानवों के, यानी कि मानवों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन का प्रयोग करते हैं। देश के अंदर जो भी संसाधन है उनका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो करते हैं, उनके लिए जो कार्य करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। इतना बात ध्यान देना है। अब चलते हैं ब्राउन साहब का क्या कहना था। ये भी एक अर्थशास्त्री थे जो कि हमारे आपके एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक में इन दोनों का ही चर्चा मिलता है। आपको बस कुछ बोले ना, कुछ नहीं पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा। तो चलते हैं ब्राउन साहब का कहना था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है, प्रोसेस है अर्थव्यवस्था, जिससे धन कमा सके, आजीविका कमा सके, अपने जीवन को जीने का जीवन जिनके द्वारा, यानी कि एक बात ध्यान रखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे, मुद्रा भी पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ना इसमें, तो उसमें हम ये जानेंगे कि मुद्रा को ना, मतलब जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, रुपए का वो मूल्य है जिस तरह से अभी ऑक्सीजन के बिना मनुष्य मर रहा है ना, ऑक्सीजन के बिना, कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना मनुष्य मर रहा है ना, उसी आधार पर राष्ट्र का विकास जो है ना बिना मुद्रा के संभव नहीं है। तो रुपए को भी मूल्यवान माना गया है अर्थशास्त्र के अंदर, सबसे मूल्यवान, रिलेशन तक भी छोटा हो जाता है अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ ब्राउन साहब का कहना था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, प्रोसेस है। इनको हमने डिफिनेशन लिखा, इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, है ना। तो इकोनॉमिक्स इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, यानी कि लिवलीहुड का मतलब हुआ कि आजीविका को अर्जित करने का एक सिस्टम है। अब ये दोनों के डिफिनेशन को यदि हम देखें अर्थव्यवस्था का, तो इनका एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यदि समाज में वे सारे कार्य जो हो रहे हैं, जो धन अर्जन के लिए हो रहे हैं, उन सभी को यदि देखें तो वही प्रोसेस, यानी वो जो सारे कार्य हैं जिनके द्वारा समाज में धन कमाया जा रहा है, वो सारे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। धन कमाने की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य हैं, उनको मिला दे तो ये हो जाएगा आपका क्या, अर्थव्यवस्था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरा टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है, जिसमें हम जो आपके बुक लेवल में है हम वहां तक जाएंगे। जब नेक्स्ट अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अधिक से अधिक लाइक करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ना व्यूवर होता है ना ही लाइक होता है। अरे ना लाइक अच्छा लग रहा है, डिसलाइक तो कीजिए, तब ना हम अगला वीडियो नहीं लाएंगे। तो इसका मतलब है ना लाइक अच्छा से होता है, ना व्यूवर होता है, तो आप सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए कम से कम, ताकि आपके लिए मोटिवेट हो सके। इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी प्राचीन है। हम ये जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाए। हम लोग पढ़ते हैं ना इतिहास में, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कि बहुत नया नया है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो है, ये इकोनॉमी जो है, ये बहुत ही विकसित था, बहुत ही प्राचीन है। और हम ये देखते हैं कि आरंभ में भारत को सोने की चिड़िया भी कही जाती थी, और अंग्रेज जब से भारत में आया, लगभग 200 साल तक अंग्रेज का हम लोग उपनिवेश बने रहे। उन्हीं के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गया, उनका ग्राफ घटने लगा। जो सोने की चिड़िया कहा आने वाला देश, अंग्रेज के आने के बाद तांबे का भी चिड़िया नहीं कहा जाता इसको। तो अब सोच लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था कितना डेवलप थी और हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये अंग्रेज की देन है हमारी अर्थव्यवस्था को इतना नीचे लाने का। तो हमने यही बात लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी प्राचीन है, आरंभ में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश अंग्रेज के शासनकाल के दौरान अपने विकास को खो दिया, अपने विकास के गौरव को खो दिया, और आज फिर थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, और कोरोना काल में फिर स्थिति गंभीर ही है। फिर देखते हैं अंग्रेजी शासन ने भारत को अपना उपनिवेश लगभग 200 वर्षों तक बनाया। अब ये उपनिवेश क्या होता है? अब उपनिवेश सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बताएं उपनिवेश, तो उपनिवेश जब कोई समृद्धशाली देश किसी देश पर अपना शासन चलाता हो, उनके सभी गतिविधि पर का निर्देशन भी करता हो, तो उस स्थिति में जो शासक देश है उससे जो शोषित देश है, जिन पर शासन कर रहा है, उसको उस शासित देश का उपनिवेश कहते हैं। सिंपल सा उनका डिफिनेशन हम यहाँ लिखे हैं कि कॉलोनी। उपनिवेश होता क्या है कि जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली देश के शासन के अंतर्गत रहता है, जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली, जैसे भारत अंग्रेज इंग्लैंड के अंदर में था, तो जब कोई बड़े समृद्धशाली देश के शासन के अंदर में रहता है, तो और उनके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्य, यानी कि आर्थिक कार्य जो धन कमाने का जो क्रिया होता है और बिजनेस का जो प्रोसेस होता है, क्रिया होता है, व्यावसायिक कार्य का निर्देशन एवं नियंत्रण, या तो दिशा भी बताता है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और व्यावसायिक निर्देशन एवं नियंत्रण, और उन पर अपना कमांडिंग भी करता है, उन अपने कंट्रोल में भी रखता है। नियंत्रण समृद्धशाली देश द्वारा होने लगता है, तो शासित देश को उस समृद्धशाली देश का, यानी कि जो देश शासित हो रहा है, उनको जो शासन उस पर कर रहा है, उस समृद्धशाली देश का उपनिवेश माना जाता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि भारत अंग्रेज इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था, अंग्रेजी शासन का उपनिवेश भारत रहा था, क्योंकि भारत में सारे आर्थिक क्रियाकलापों का निर्देशन वही करते थे। हमारे देश में यहाँ तक कि सरकार बनाने का भी काम वही किया है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने ही तो सरकार हमारे यहाँ बनाए हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों के इतिहास में ये पढ़ा जाता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अरे भाई, कोई ऐसा बुक में दिखाइए कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। आजादी का मतलब क्या होता है? ये तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। यहां नहीं बोल सकते कि भारत आजाद हुआ है, हम बोलते सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, इधर से उधर से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, बस इतना याद रखना है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं उस दिन से हम लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति मिली, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ। तो अब यहाँ देखते हैं कि उस समृद्धशाली देश को क्या कहेंगे, यानी कि जो देश शोषित है उसको उपनिवेश कहेंगे। किसका? समृद्धशाली देश का। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना एवं ढांचा, यानी कि संरचना स्ट्रक्चर क्या होता है अर्थव्यवस्था का, या इन्हीं को दूसरे लैंग्वेज में हमने अपने तरह से लिखा है कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, यानी कि इनका देखिए बंटवारा देखिए कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हमारे अर्थव्यवस्था यानी कि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था की बात करें तो उनको 3 क्षेत्रों में बांटा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हमारे यहाँ देखें हमारे इकोनॉमिक्स में कि मतलब अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यदि आप स्टैंडर्ड 12th में जब जाइएगा, जब आर्ट्स पेपर पढ़िएगा, तो वहां हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। ये 5 क्षेत्र को पढ़ना है वहां। तो इस तरह से यदि देखें हमारे सिलेबस में अर्थव्यवस्था में वैसे भी हमको पढ़ना ही है 3 ही, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का एक नाम है कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का नाम है आपका उद्योग क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र, इनको कह सकते हैं। तृतीयक का नाम है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर इस कृषि क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर निर्माण क्षेत्र, या इन्हीं का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं उद्योग क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर जो है ये आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है। जब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र मतलब कच्चा माल जहां से प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्षेत्र।
कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, मत्स्य पालन यानी मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सारे जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि कृषि किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब यदि चले द्वितीय क्षेत्र में, तो इनको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। इनमें आता है उद्योग पहला, निर्माण और गैस और बिजली, ये सारे हैं द्वितीय क्षेत्र में। आपको याद रखना है कि गैस जो है हमारे यानी अर्थव्यवस्था में, इसको किस क्षेत्र में रखा गया, बिजली को किस क्षेत्र में रखा गया है, तो ये हमारे अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के विषय हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र में इनको रखा गया है। अब निर्माण तो बहुत सारे का होता है, घरेलू कुटीर उद्योग जिनको बोलते थे, लघु उद्योग, मध्य उद्योग, बड़े उद्योग, जितने भी उद्योग हैं वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। चलिए अब चलते तृतीय क्षेत्र, ट्रेजरी क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें आएगा बैंक, परिवहन, संचार और व्यापार। ये सारे बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार जो है, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो अब प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए हमने फसल लगाया, प्राथमिक क्षेत्र, फसल कटा यानी चावल धान की खेती की, प्राथमिक क्षेत्र, उपजर हुआ, फसल कृषि किए, फसल उत्पादन हुआ, अब उनको हम चावल बनाने के लिए ले गए, तो चावल जब बन गया वो द्वितीय क्षेत्र में। अब मान लीजिए कि जब हम उनको चावल तैयार है, अब खरीद के लाए, उनका चावल का भात बना लिए, अब उनको जब हम खा रहे हैं तो वो आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र किस तरह से बांटा गया। अब इनको हम कल और डिटेल में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र पे एक वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। इस वीडियो को यदि पसंद अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिए। आपका एक शेयर मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ाता है। तो आप इस वीडियो को फैलाएं, कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ेगा। यदि अच्छा लगे तभी कीजिए, नहीं तो नहीं करना है। और गैस पेपर के चक्कर में तो रहना नहीं।